हेलो स्टूडेंट्स, सी इंटर पेपर 2 एमटीपी नंबर 2। तो मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले देखिए मैंने मॉक टेस्ट पेपर 1 डिस्कस किया था आपसे। स्वाभाविक है मई 2022 अटेम्प्ट वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आइए देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या प्रश्न हमसे पूछे हैं। देखिए पहला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो वो केस स्टडी के ऊपर है और ये कंपनीज एक्ट के ऊपर है और मैंने बाकायदा यहां दे रखे हैं सेक्शन 123 डिविडेंड के ऊपर, 127 में कि अगर डिविडेंड 30 दिन में देना होता है आपको, 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड 143 के अंदर देखिए हम बेसिकली ऑडिटर की ड्यूटीज वगैरह पढ़ते हैं, उसके ऊपर ये प्रश्न है। तो कहता है मधु ऑयल्स एक लिस्टेड एंटिटी है, अकाउंट्स फाइनलाइज किए हैं 31 मार्च 2021 को। ऑडिट कमेटी ने रिकमेंड किया है और बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिए हैं इसके अकाउंट्स। कहता है ईजीएम होती है कंपनी की 25 अगस्त 2021 को, जिसमें अकाउंट्स पेश किए जाते हैं शेयर होल्डर के सामने और शेयर होल्डर अप्रूव करते हैं डिविडेंड 10% के साथ। रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अटैच की जाती है एनुअल अकाउंट्स के साथ। कहता है ड्यूरिंग द सेड मीटिंग एक शेयर होल्डर ने पॉइंट आउट किया कि पिछला साल जो 2021 था, एक बड़ी न्यूज थी अखबार में कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है 75 लाख का और इसमें सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है जो कि भाग गए, एब्सकॉन्डिंग, भारत से भाग गए। लेकिन इसका कोई मेंशन नहीं है इस फ्रॉड का ऑडिटर की रिपोर्ट में, जो कि हम जानते हैं कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 में हम ये देख के आते हैं और इसी के ऊपर देखिए उसे अपनी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। आपको मालूम होगा 1 करोड़ से कम का अमाउंट हो तो बोर्ड को, ऑडिट कमेटी को होता है, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाता है 1 करोड़ या उससे अबव वाले में। तो बोर्ड रिपोर्ट को भी उसके अंदर अपने कमेंट्स देने होते हैं कि उसके अंदर कुछ नहीं लिखा था। ऑडिटर जीएम में था, उसने बताया हाँ जी फ्रॉड डिटेक्ट हुआ था लेकिन कोई फर्दर एक्शन उसने नहीं लिया। तो इसके ऊपर पहला हमारा एमसीक्यू है। कहता बताइए कौन सी डेट तक डिविडेंड जो है सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देना होता है। देखिए 123 में हम ये पढ़ते हैं डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के भीतर। तो आप फिर से देखिए डिविडेंड 25 अगस्त को एजीएम में फाइनलाइज होता है, तो 5 दिन आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 30th ऑफ अगस्त इज द आंसर। अगला प्रश्न है बताइए कौन सी डेट तक डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है पे करना होता है। तो 127 में हम पढ़ते हैं 30 दिन में, राइट, डिक्लेरेशन के। तो डिक्लेयर हुआ था 25 अगस्त को, आप 30 दिन उसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो जब आप 25 अगस्त में 30 दिन आप ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली अगस्त का महीना होता है 31 का, तो 6 दिन वहां से निकल गए, 24 सितंबर के ले लीजिए, बन गए 30 दिन एज पर सेक्शन 127। नेक्स्ट है कहते बताइए बुक्स कब तक प्रिजर्व करनी होती है। देखिए हम सेक्शन 128 में पढ़ते हैं बुक्स प्रिजर्व करनी पड़ती हैं 8 साल के लिए। ये लॉन्गर पीरियड भी हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है, और 8 साल होते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अगले। तो अगर आप इसमें 8 साल ऐड करेंगे, 2020 बन गया 2028, 21 बन गया 29, सो 28 29 एज पर सेक्शन 128। अगला प्रश्न कहता ऑडिटर ने नोटिस किया फ्रॉड का, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन दिस रिस्पेक्ट। तो सारी पढ़नी पड़ेंगी ऐसी ऑप्शन में। तो देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपका फ्रॉड है तो आपको ये ऑडिट कमेटी अगर है 177 में उसे रिपोर्ट करें, वरना किसको करें, बोर्ड को करें। क्योंकि जैसे आप पहली ऑप्शन देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो हमें पहले मॉनेटरी लिमिट भी देखनी होती है 1 करोड़ की, वो हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, राइट। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ फ्रॉड, ये भी गलत है। कहता क्योंकि पर सीनियर मैनेजमेंट भागी एब्सकॉन्डिंग है, तो ये भी गलत है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, सी इज द बेटर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के ऊपर है, जो हम पढ़ते हैं सेक्शन 182 से लेके 238 तक। कहते रामजीलाल ये फूड ग्रेन्स वगैरह बेचते हैं, उनका एक ब्रांड नेम भी है रामजीलाल एंड सन्स। भीम सिंह उनके यहाँ एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं 10 साल से और काफी अच्छा वो काम कर रहे हैं। जब रामजीलाल नहीं होते तो भीम सिंह ही मैनेज को संभालते हैं एज अ प्रूडेंट इंटेलिजेंट पर्सन।
रामजी लाल ने एग्जीक्यूट करी है एक पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसका मतलब है आपको क्या बना दिया है, उन्होंने एजेंट बना दिया है भीम सिंह को, इवन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए भी, कि पैसा निकलवाइए, चेक जारी कीजिए। एक दिन भीम सिंह बैंक में जाता है, 50,000 रुपए निकलवाता है क्योंकि कुछ बिल्स वगैरह पे करने हैं, पेडी एक्सपेंसेस। जब वो काउंट कर रहा होता है पैसा, तो कुछ गलत व्यक्ति, अनस्क्रपल्स पर्सन्स, उनके पीछे खड़े थे। वो उनका पैसा छीन के, स्नैच करके भाग जाते हैं। भीम सिंह ने तुरंत बैंक के मैनेजर को बताया, पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लिखवाई। पुलिस ने प्रेमिसेस देखे, सीसीटीवी पूछा, लेकिन सीसीटीवी उस दिन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। रामजी लाल इससे खफा है, अनॉयड है कि भाई भीम सिंह को ध्यान ज्यादा रखने की आवश्यकता थी, और ये कहा कि आप भविष्य में अच्छा और ध्यान रखें। अब फूड ग्रेन्स के डिमांड, क्योंकि रामजी लाल का ब्रांड चलने लग पड़ता है, तो वो एक ब्रांच खोल देते हैं जहां भीम सिंह को कहा जाता है कि आप ध्यान रखेंगे, और ध्यान ये रखिएगा जो आपको अथॉरिटी दी गई है उससे ज्यादा आप काम नहीं करेंगे, डेलीगेट नहीं करेंगे। ना ही आप अपने अंडर कोई स्टाफ एजेंट वगैरह रखेंगे, जिसे आप कह सकते हैं सब एजेंट के लिए मना किया गया था। बिना रामजी लाल से पूछे। अब होता क्या है, जो भीम सिंह है वो बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो अपॉइंट कर लेते हैं चतुर सिंह को एज मैनेजर, जबकि ये तो नहीं करना चाहिए था आपको, क्योंकि अगर करना था तो मालिक से पूछते, लेकिन आपने नहीं पूछा। चतुर सिंह वास्तव में ही चतुर थे, कनिंग पर्सन, चतुर। तो चतुर सिंह ने इस चीज का एडवांटेज लिया, ब्रांड इमेज का। उन्होंने मार्केट से कुछ पैसा उठा लिया रामजी लाल के नाम पे और पैसा लेके भाग गया। फ्रॉड का पता चलता है जब क्रेडिटर्स अपना पैसा मांगने आते हैं रामजी लाल से कि भाई साहब आपकी दुकान का आदमी था, आपका ही ब्रांड नेम लेके यूज करके वो पैसा लेके भागा है। तो पहला प्रश्न है कि भाई भीम सिंह जब पैसे विड्रॉ करके बैंक से जब छीन के लोग भाग गए थे, उस लॉस के लिए कौन जिम्मेवार होगा? देखिए, भीम सिंह को आपने ये एक पावर, ये एक अथॉरिटी दी थी। हम किसी भी एजेंट को अथॉरिटी दे सकते हैं, एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली, उसका एक एक्सटेंट तय कर सकते हैं। यही पढ़ते हैं हम सेक्शन 186 से 188 में। तो यहां पे भीम सिंह लायबल नहीं होंगे, रामजी लाल को ये बेयर करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे रामजी लाल हैज टू बेयर द लॉस। अगला प्रश्न, भीम सिंह जब काम कर रहे थे रामजी लाल ब्रांड के अंडर, चतुर सिंह को जो उन्होंने अपॉइंट किया बिना प्रिंसिपल को बताया, क्या भीम सिंह के पास ये अथॉरिटी थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि साफ वैसे भी हम 190 में क्या पढ़ते हैं, एजेंट इज अ डेलीगेटी एंड अ डेलीगेटी कैन नॉट डेलीगेट। आप सब एजेंट नहीं अपॉइंट कर सकते हैं, इसलिए आपने काम किया बियॉन्ड द एक्सप्रेस अथॉरिटी, जिससे ऊपर ही मैंने कोट किया। सेक्शन 186 से 188 में हम अथॉरिटी के ऊपर भी पढ़ते हैं, उसके हिसाब से भी आप आंसर को देख सकते हैं। आपने उसको एक्सीड किया है तो स्वाभाविक है यहां पे भीम सिंह ही क्या होंगे, लायबल होंगे। इसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट एमसीक्यू है, कहता है डैश कैन नॉट बी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम। कंपनी बनाते हैं, सेक्शन 3 में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हम पढ़ते हैं कि 7 लोग, 2 लोग, 1 लोग, मतलब पब्लिक प्राइवेट ऑफिस के हिसाब से मेमोरेंडम आर्टिकल साइन करेंगे। तो जो लोग साइन करें, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए। तो देखिए कंपनी भी कंपनी बना सकती है, गवर्नमेंट बना सकता है। देखिए माइनर और मेजर लिखा है, स्वाभाविक है एक माइनर व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कहते हैं इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हम एंट्रेंचमेंट की प्रोविजन डालते हैं, जिसका मतलब होता है कुछ धाराएं बदली नहीं जा सकती हैं जब तक वो टफ प्रोसीजर आप कंप्लाई ना कर लें। ये होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, जो हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 से लेके सबसेक्शन 5 में पढ़ते हैं। तो कहता है ये हम प्रोविजन डाल सकते हैं फॉर्मेशन में भी और बाद में भी डाल सकते हैं आर्टिकल्स को अमेंड करते हुए। तो प्राइवेट कंपनी के केस में अगर बाद में ये प्रोविजन डालनी होती है तो 100% मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है, तो इसलिए कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। जबकि अगर पब्लिक कंपनी आंसर क्वेश्चन होता तो हम कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन से, तो 100% यहां कंसेंट चाहिए। नेक्स्ट रेजोल्यूशन कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन कब होता है, सेक्शन 114 में पढ़ते हैं, जब वोट्स इन फेवर अगेंस्ट से कितनी हो 75%, या यूं कह लीजिए नॉट लेस देन 75% कहें या 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स।
कहता है अगर कंपनी को लाइसेंस मिला अंडर सेक्शन 8, जिसे हम कहते हैं कंपनी फॉर चैरिटेबल पर्पस, तो आपको शब्द नहीं लगाना पड़ता है। नेचुरल आपको लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगाने पड़ते हैं, ये सेक्शन 8 में हम देखते हैं। तो पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न, द रजिस्ट्रार कहता है शेल कीप रजिस्टर ऑफ चार्जेस। तो देखिए रजिस्टर ऑफ चार्जेस बनता है विच शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय डैश ऑन द पेमेंट ऑफिस। बढ़िया प्रश्न है। पहली बात बढ़िया क्यों है, समझिएगा बात को। रजिस्टर ऑफ चार्जेस के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 85, लेकिन आईसीए ने कहा हम अपने कोर्सेज से एक्सक्लूड कर रहे हैं, और उन्होंने एमटीपी में क्वेश्चन भी डाल दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, नॉर्मली मैं क्लास में भी यही करता हूं, जो चीजें सेक्शन एक्सक्लूड भी की है मैं डिस्कस जरूर करता हूं बच्चों आपके साथ। यू नेवर नो। तो ध्यान दीजिएगा, इंस्पेक्शन करने का हक किसी भी आदमी को है, एनी पर्सन, सेक्शन 85। इसलिए स्टार लगा के दिया क्वेश्चन पे कि ये कहने के बाद ये सेक्शन कोर्स में नहीं है, एमटीपी में क्वेश्चन डाला हुआ है। अगला प्रश्न बढ़िया है। आप पब्लिक लिमिटेड है, डिपॉजिट से 20 लाख रेज किया है, मेंबर से रेज किया है। हाउएवर इट प्रपोजेस टू सिक्योर डिपॉजिट्स पार्शियली। आप फुली सिक्योर्ड डिपॉजिट नहीं दे रहे हैं, पार्शियली है। कहते बताइए कौन सी ऑप्शन बेस्ट है। देखिए चाहे पार्शियली सिक्योर्ड हो डिपॉजिट्स, हम हमेशा इसको मान के चलते हैं अनसिक्योर्ड। ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए बढ़िया प्रश्न है। सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 क्लॉज एफ में क्लियरली ये प्रोविजन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपसे मैक्सिमम टेन्योर पूछा गया है डिपॉजिट्स के लिए, तो हम पढ़ते हैं 36 महीने कह लीजिए, 3 साल कह लीजिए, रूल नंबर 3 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी। देयर आफ्टर कहता बताइए रिजर्व्स में कितना पैसा डालना पड़ेगा डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले। सेक्शन 123 में हम क्लियरली पढ़ते हैं, ये डिस्क्रिशन होती है बोर्ड की, मतलब उनकी ऑप्शन है जितना उन्हें ठीक लगे। सेक्शन 124(3) में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी कह लीजिए या बोर्ड कह लीजिए, राइट। इसके बाद एबीसी लिमिटेड एक लिस्टेड है कंपनी, करंट फाइनेंशियल ईयर आपके सामने है, दैट मीन्स 2021। कहता सेबी ने आपके यहां कुछ इरेगुलरिटीज देखी हैं फाइलिंग में, इसलिए सेबी ने प्रपोजेस टू मेक एन एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल कि आपकी बुक्स रीओपन की जाए। आप एक एक्सपर्ट हैं, पूछा गया है टू एडवाइज विद विच लास्ट फाइनेंशियल ईयर रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एन एप्लीकेशन कैन बी मेड। मतलब कितने साल पुरानी आप बुक्स को क्या कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं। देखिए हम सेक्शन 130 के अंदर ये क्लियरली पढ़ के आते हैं कि ऑब्वियसली आप सेक्शन नंबर 130 की रीओपन की जा सकती हैं। जैसे हम 128 में पढ़ते हैं कि बुक्स जो रीओपन होती हैं प्रिजर्व की जाती हैं 8 साल के लिए, और 130 में हम पढ़ते हैं तो रीओपन भी आप 8 साल की कर पाओगे। हाँ, लॉन्गर पीरियड अगर चैप्टर 14 में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कंप्यूट कैसे करना है, बरस हुआ 2021, राइट। 8 साल बैक गियर में आ जाइए, तो 2020 में से 8 माइनस कीजिए 12 हो गया, 21 में से 8 माइनस कीजिए 13, तो टिल द ईयर 8 साल तक। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन पे है, कहता अगर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस लॉ है तो इसे हम कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन, और लिटरल का ही नाम एक और क्या आता है, ग्रामेटिकल। सो ऑप्शन नंबर ए, अकॉर्डिंग टू डैश रूल मीनिंग ऑफ वर्ड शुड बी फ्रॉम इट्स अकम्पेइंग और एसोसिएटेड वर्ड्स। ये हम सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में पढ़ते होते हैं, नॉसिटोर असोसिस। सो ऑप्शन नंबर सी। इंटरनल एड कहते हैं जिसका मतलब है टू इंक्लूड समथिंग और टू एक्सक्लूड समथिंग। तो इंटरनल एड एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं जिसका इंपैक्ट होता है, साइज सेक्शन का बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन फेवर ऑफ माइनर, देखिए माइनर की लायबिलिटी नहीं बन रही, उसके फेवर में है, तो ये वैलिड होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंस्टीट्यूट ने अपने कोर्स से ये चैप्टर हटा लिया, तो देखा जाए सेक्शन 26 का आंसर बनता है नहीं, कोर्स में होना चाहिए बट पर्सन एमटीपी में डाल दिया है। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज क्लास में दिया जो होता है, जैसे नॉर्मली मैंने बहुत सारे सेक्शन आपको एक्स्ट्रा करवाए भी थे, तो वजह यही थी, यू नेवर नो ऑफ ICAI, राइट। सो इसलिए वैलिड है।
अगला कहता बताइए इनमें से कौन सा एसेंशियल फीचर है प्रोमिजरी नोट जिसे हम सेक्शन 4 में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली हम कहते हैं कि एक ऑर्डर होना चाहिए, एक सर्टन सम ऑफ मनी देना है, तो ए तो ठीक है। पेबल टू बेरर होना कोई जरूरी नहीं है, राइट, ऑर्डर भी हो सकता है। साइन जो होते हैं वो मेकर के होते हैं, पेई के नहीं होते, तो बी भी गलत है, सी भी गलत है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ये भी हम पढ़ते हैं कि होनी चाहिए, लेकिन अब ए और बी में से बेटर ऑप्शन स्ट्रेट वे आपको नजर आ रही कौन सी, ए, एज पर सेक्शन नंबर 4। सो विल गो विद द ए पार्ट। तो समटाइम्स आप जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं ध्यान रखें, वी हैव टू फाइंड आउट विच वन विल बी द बेटर ऑप्शन। प्रेम्बल, ऑब्वियसली प्रेम्बल होता है प्रीफेस, फिलॉसफी, हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्ट, क्यों बना है ये लॉ, इसलिए सिंपली जिससे स्कोप, ऑब्जेक्ट, पर्पस पता चले, ऑप्शन नंबर बी। कहता है ये ने एक चेक जारी किया है 25,000 रुपए 2 फेब को 2020 को जी को, और जी ने 16 मार्च को जमा करवा दिया है। देखिए 2 फेब से 16 मार्च आप देखेंगे वैलिडिटी 3 महीने की होती है, तो ठीक है। लेकिन ये डिसऑनर हो गया रिटर्न 17 मार्च को बाय द बैंक ऑफ मिस्टर ए की इनसफिशिएंट फंड्स है। मिस्टर जी ने पैसे मांगे हैं ए से नोटिस जारी करते हुए। देखिए जैसे डिसऑनर हो जाता है, हम सेक्शन 138 में पढ़ के आते हैं, नोटिस देना पड़ता है, राइट। स्वाभाविक है, कौन देगा, होल्डर कह लें, पे ही देगा, और ये नोटिस आपको देना होता है 30 दिन का नोटिस। 17 मार्च को डिसऑनर हुआ था, तो 31 मार्च को आप दे रहे हैं, और जो उसे मिलता है 2 अप्रैल को। जैसे आपको नोटिस मिलता है उसके 15 दिन के अंदर आपने पेमेंट करनी होती है, 15 दिन में। तो कहता है स्टिपुलेटेड टाइम जो 15 दिन का है आपने वो पैसे नहीं दिए, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप कंप्लेंट कर सकते हैं सेक्शन 142 में, कोर्ट में आप जा सकते हैं, और कोर्ट में जाने का समय क्या होता है, 1 महीना। लेकिन वो 1 महीना कहां से स्टार्ट होता है, वो 15 दिन बीतने के बाद। वो 15 दिन कहां बीतेंगे, 2 अप्रैल में, जब आप 15 दिन ऐड करेंगे उसके बाद 1 महीना ऐड करेंगे, जैसे मैंने कहा सेक्शन 142 है, प्रॉपर मैंने आंसर रीजनिंग के साथ आपको यहां लिख के दे रखा है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। यह आंसर 17 मई क्यों निकला, क्योंकि 2 अप्रैल में आपने 15 दिन ऐड किए, तो कहां आ गए, 17 मई में आ गया, 17 अप्रैल में आ गया। 17 अप्रैल में 1 महीना ऐड कर लीजिए, स्ट्रेट वे आंसर इज व्हाट, 17 मई। एक अच्छा क्वेश्चन है, जरूर इसका ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखेंगे अब हम। आप एक पब्लिक कंपनी है, 1995 में बने थे, मैन्युफैक्चरिंग काम है आपका, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर द ईयर 21-22। आपसे पूछा गया है क्या ये लोग क्वालिफाइड हैं या नहीं, तो हम ऑडिटर की क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 में देखते हैं। पहला है मनिंदर जी, एक सीए हैं, लेकिन उनके पास इक्विटी शेयर्स हैं जिनकी नॉमिनल वैल्यू 2 लाख है। तो देखिए आपके पास अगर शेयर्स हैं तो कंपनी के, तो आप क्या नहीं बन सकते हैं, ऑडिटर, क्योंकि एक्सेप्शन सिर्फ रिलेटिव के लिए रहती है। और सिर्फ हम ये नहीं पढ़ते कि कंपनी के हों, हम ये कहते हैं कैश कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी या होल्डिंग के है, तो आप नहीं बन पाएंगे। दिनेश जी भी एक क्वालिफाइड सीए हैं, लेकिन उनके बेटे ने देने हैं कितने रुपए, 99,000 देने हैं। तो देखिए हम ये कहते हैं आप या आपका रिश्तेदार इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां मॉनेटरी लिमिट 5 लाख की पड़ते हैं, तो यहां बन जाएंगे, 5 लाख नहीं है। राजेंद्र जी भी हैं, लेकिन ये कॉन्विक्ट हो गए हैं 2005 में बाय अ कोर्ट फॉर फ्रॉड का ऑफेंस है, तो आप डिस्क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर एक कूलिंग पीरियड या डिस्क्वालिफिकेशन कह लीजिए 10 साल की लगती है, तो यहां से 10 साल ऐड करेंगे तो 2015 पकड़ लीजिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन कहां पे है, 21-22 पे है, राइट। तो हम कहेंगे ठीक है आप बन सकते हैं। तो यही देखिए सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में पढ़ते हैं, तो पहले वाले में यही आ गया कि मनिंदर जो है डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। दूसरा मैंने कहा था ये क्वालिफाइड हो जाएंगे क्योंकि 5 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हुई। तीसरा मैंने बताया वो 10 साल क्या हो गए हैं, बीत चुके हैं, 10 years इलैप्स्ड, राइट, तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। अगला प्रश्न, आप एक प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 45 लाख है, टर्नओवर आपकी है 185 लाख। आप होली ओन्ड सब्सिडरी हैं, लेकिन एक लिस्टेड कंपनी की। क्या एडीजे लिमिटेड को हम स्मॉल कंपनी कह सकते हैं? देखिए प्राइमा फेसी आप पढ़ते हैं स्मॉल कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85, पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख, ठीक है।
लेकिन सेकंड होता है एंड टर्नओवर मैक्सिमम 2 करोड़, वो भी ठीक है, स्मॉल बन गया आप। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलता है अगर आप सब्सिडरी हैं, होल्डिंग है या सेक्शन 8 कंपनी है, स्पेशल एक्ट में है। आप क्या है यहाँ पे सब्सिडरी हैं, सॉरी, आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा, चाहे आपने दोनों लिमिट क्या कर दी हैं, सेटिस्फाई कर दी हैं। क्योंकि आप सब्सिडरी हैं इसलिए स्टेटस आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न, ए लिमिटेड ने अपने प्रोडक्ट अपने एजेंट्स के द्वारा बेचते हैं और उनके बिजनेस में यह परंपरा कस्टम नहीं है कि हम उधार में सामान बेचें। लेकिन पिंटू जी जो उनके एजेंट हैं सोल्ड गुड्स टू ए लिमिटेड ऑफ ए लिमिटेड टू पारुल प्राइवेट लिमिटेड ऑन उधार, जबकि जिसको बेचा वो इंसॉल्वेंट है। तो इसलिए कंपनी ने अपने एजेंट के ऊपर केस कर दिया कि भाई साहब आपकी यहां गलती है, कॉम्पनसेशन दीजिए। देखिए हम सेक्शन 211 में पढ़ते हैं एजेंट की ड्यूटीज। आपने काम कैसे करना है, जैसे डायरेक्शंस दी हैं प्रिंसिपल ने, और अगर नहीं भी दी हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं भी दी हैं तो जो परंपरा है उस बिजनेस में वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा, परंपरा नहीं थी उधार में सामान देना, आपने दिया है तो पिंटू जी आप यहां पे क्या होंगे, लायबल होंगे। और फैक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप गौर से देखें फैक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर है जो सेक्शन 211 में एक इलस्ट्रेशन दी गई है, यही इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट कहते डिस्कस कीजिए और बताइए क्या इसको हम होल्डर मानेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। हम सेक्शन 8 में होल्डर के लिए 2 कंडीशन पढ़ते हैं, एक आपके पास पोजीशन होना चाहिए, नंबर 2 एंटाइटलमेंट, जिसका मतलब है हक होना चाहिए। बबीता ने तो चुराया है ब्लैंक चेक, तो होल्डर तो हो सकती क्योंकि एंटाइटलमेंट नहीं है। अरविंद जो है उनके ऊपर कोर्ट ने एक प्रतिबंध लगा रखा है पैसे लेने से, तो एंटाइटलमेंट आपके भी नहीं है। तो दोनों का आंसर क्या हुआ, आप होल्डर नहीं है सेक्शन 8 के मुताबिक। नेक्स्ट कहते कमेंट कीजिए कंपनीज एक्ट के मुताबिक कि जो अमाउंट रिसीव किया है कंपनी ने हम इसे डिपॉजिट मानेंगे या नहीं। 2 लाख रुपए कंपनी ने लिए हैं अपने एम्प्लॉय से, जबकि उसकी तनख्वाह कितनी है, 1.5 लाख रुपए है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग है। देखिए हम रूल 21C में क्लियरली पढ़ते हैं कि हम डिपॉजिट्स नहीं मानेंगे प्रोवाइडेड जो पैसा लिया है वो तनख्वाह से ज्यादा ना हो। आपने तो 2 लाख ले लिए जबकि तनख्वाह 1.5 लाख है, तो इसे हम डिपॉजिट मानेंगे। कंपनी ने लोन लिया है 30 लाख रुपए का अपने एक डायरेक्टर से, देखिए ले सकते हैं डायरेक्टर से आप लोन, कोई दिक्कत नहीं है, हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। कंडीशन होता है, कंडीशन ये है उसको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि ये पैसा उसने बोरिंग में से नहीं दिया है, जबकि क्वेश्चन में ये चीज हमें बताई नहीं गई है। तो पहले वाला तो क्लियर हो गया, सैलरी से एक्सीड है हम इसे डिपॉजिट, राइट, कि सैलरी तक होता तो हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, राइट। तो जो लिमिट है तो इसलिए क्योंकि आपने देखिए फिर से सैलरी था 1.5 लाख, आपने पैसा लिया है 2 लाख, तो सैलरी तक है तो हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। लेकिन आपका तो यहां क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो इसलिए हम डिपॉजिट मान लेंगे। थोड़ा सुनने में ध्यान रखिएगा, सैलरी तक है तो कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी से ज्यादा है तो डिपॉजिट मानेंगे। और दूसरे में जैसे मैंने कहा था डायरेक्टर से लीजिए, बस उसे क्या देनी पड़ती है, एक डिक्लेरेशन कि ये पैसा उसने कहीं से लोन लेके आपको नहीं दिया है। और लेकिन हमारे क्वेश्चन में ऐसा दे नहीं रखा था, तो हम मान लेंगे कि चलिए नहीं भी दे रखा कि ये बोरिंग में से नहीं है, तो हम इसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न, आदिल एक सीए के स्टूडेंट है, उनके मित्र भी सीए इंटर में है, उन्होंने आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम कंपनी के देख सकते हैं। देखिए हम सेक्शन 128 में पढ़ते हैं इंस्पेक्शन करने का हक सिर्फ डायरेक्टर को है, लेकिन सब्सिडरी के बुक्स का इंस्पेक्शन करने का हक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को भी दे सकता है। यहां सब्सिडरी की बात हो नहीं रही, इसलिए मेरी तरफ से तो मोटा मोटा आंसर है सेक्शन 128 के मुताबिक आपको इंस्पेक्शन का हक नहीं है। एक सेक्शन 136 में सिचुएशन निकलती है, वहां इंस्पेक्शन आप कर सकते हैं, 128 में नहीं है। प्रिजर्व करते हैं हम 128 में बुक्स 8 साल के लिए। देखिए तो इंस्टीट्यूट ने भी अपना आंसर सेक्शन 128 पे दिया है कि इंस्पेक्ट जो कर सकता है कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। हाँ, किसी भी आदमी को इंस्पेक्शन का हक दिया जा सकता है, किसकी बुक्स, सब्सिडरी की।
और यह कौन देगा? बोर्ड देगा, राइट। इसलिए आंसर तो यही होना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट को यहां पे अपने आंसर में कंक्लूड करना चाहिए कि भाई यहां इसको हक नहीं मिलना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट ने अपने आंसर में ऐसा नहीं बताया है। दूसरा, प्रिजर्व करने के लिए मैंने कहा था 8 साल ध्यान रखिएगा, जिस फाइनेंशियल ईयर की बुक्स है उसके अगले 8 साल, कहीं उसको भी गलती से 8 के अंदर मत ले लीजिएगा। अगला प्रश्न, परीक्षा ने एक वैल्यूएबल डायमंड कम रेट पे ले लिया है, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो दैट मीन्स फ्रॉड वगैरह किया होगा। तो लेकिन अभी तक वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया गया है, रिसाइन नहीं किया गया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने इसको आगे प्लेज गिरवी रख दिया है। तो क्या ये वैलिड प्लेज है? देखिए, हम सेक्शन 178 में और 178A में क्लियरली पढ़ते हैं, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर अगला अवॉइड करता उससे पहले ही अगर आपने प्लेज कर दिया है, अगर आपके पास सामान है एंड प्लेज एक्टिंग इन गुड फेथ, तो ये वैलिड प्लेज रहेगा। एक्टिंग इन गुड फेथ का मतलब है उसे नॉलेज नहीं है कि प्लेजर का टाइटल डिफेक्टिव है, तो इसलिए हम कहेंगे ये बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट पूछा गया है, बताइए तरीके जिससे बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेड टू बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, कि नॉन एक्सेप्टेंस से डिसऑनर के तरीके, जो कि हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 91 के अंदर कई तरीके पढ़ते हैं। तो जहां हम कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर साइन नहीं किए जाते हैं तो मान लेंगे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस हो गया। नंबर 2, प्रेजेंटमेंट ही एक्सक्यूज है। नंबर 3, ड्रॉई इनकॉम्पिटेंट है या फिक्टिशियस पर्सन है, या ड्रॉई रीजनेबल सर्च के बाद नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहां पे ये डिसऑनर माना जाएगा थैंक्स टू नॉन एक्सेप्टेंस। इसके बाद साई अलॉन्ग विद हिज 6 फ्रेंड्स, वो एक सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते हैं, आपकी एडवाइस मांग रहे हैं कि मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी चाहिए। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बनाएं, अंडर सेक्शन 8 का लाइसेंस लेते हुए फर्म मेंबर हो सकती है सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में। क्या सेक्शन कंपनी 8 कंपनी डिविडेंड दे सकती है अपने मेंबर को? कभी भी दे नहीं सकते, क्योंकि ये उसके ऊपर क्या होती है? रोक होती है। यही आंसर्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु लिमिटेड लॉसेस में है, 18-19 में है, लेकिन पिछले 3 साल में कंपनी ने डिविडेंड 7, 11 एंड 12% दिया था। डायरेक्टर इस बरस 12% इंटरिम डिविडेंड दे देना चाहते हैं। देखिए, हम 123 में क्लियरली पढ़ते हैं कि अगर आपने इंटरिम डिविडेंड देना है, उसका रेट पिछले 3 साल के डिविडेंड के रेट के एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम तीनों का एवरेज लेंगे, देखिए 7, 11 एंड 12% का, राइट, तो ये निकल के आता है जनाब 10%। आप 12 देना चाहते हैं, आप दे नहीं पाएंगे। नेक्स्ट, मिस्टर मुडीट एम्प्लॉई हैं प्राइवेट कंपनी में, वो एक मॉल में जाते हैं, सामान खरीदते हैं पर्सनल यूज के लिए, कंपनी के लिए नहीं। वो एक चेक दे देते हैं, लेकिन चेक किसका? उनका पर्सनल नहीं है, कंपनी के अकाउंट का, क्योंकि जो सामान उन्होंने खरीदा। चेक लेकिन डिसऑनर हो जाता है क्योंकि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। मिस्टर मुदित ना तो डायरेक्टर है ना ही पर्सन इंचार्ज है। कहता बताइए क्या मुदित ने 138 का ऑफेंस किया? देखिए, हम 138 में क्लियरली कहते हैं लायबिलिटी सिर्फ ड्रॉर की होती है, यहां पे ड्रॉर मुदित नहीं है, तो 138 में वो लायबल नहीं हो सकते। तो इसलिए 138 को यहां पढ़ना चाहिए रेड विद सेक्शन नंबर 141। 141 क्या कहता है? अगर 138 का ऑफेंस कंपनी ने किया है तो कंपनी के साथ लायबल होते हैं उसके पर्सन इंचार्ज, लेकिन हमने क्लियरली पढ़ा मुदित पर्सन इंचार्ज नहीं है, तो वो लायबल नहीं होंगे। इसलिए 138 की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी, उनको कोई जेल या फाइन नहीं देना होगा। अगला डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंटरप्रिटेशन पे है। पूछा गया एम्बिगुअस डेफिनेशन या डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट, तो थोड़ा याद करने में दिक्कत रहती है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि एमटीपी में आया भी है। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या है? मीनिंग नहीं निकल रहा, तो इसलिए इंटरप्रिटेशन आप इसकी जरूर लीजिए, डेड लेटर नहीं बनाना है अदर प्रोविजंस ऑफ एक्ट के साथ।
आइसोलेशन में मत पढ़िए, इसे रेड विद कीजिए उस कॉन्टेक्ट या फ्रेज में जिससे ये रिलेटेड है, ताकि एक सही एक्यूरेसी निकल के आए। डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट। कहता है जब किसी वर्ड का मीनिंग निकलता है नंबर ऑफ इंक्लूसिव डेफिनेशंस, राइट, कई जगह निकल रहा है, तो हमें देखनी पड़ती है सेंस कि किस ये पर्टिकुलर प्रोविजन में जब इस्तेमाल होगा तो किस तरह से हम उसका मीनिंग निकालेंगे। तो इसके लिए 3 बातें हैं। आप देखिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कीम ऑफ द एक्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन एंड द ऑब्जेक्ट इट इंटेंडेड टू सर्व देयर बाय। थोड़ा सा देखिए, यहां पे आपको रट्टे जरूर मारने पड़ते हैं क्योंकि मैं समझाने में तो नहीं जाऊंगा, डिस्कशन कर रहा हूं तो सीधी सीधी बात करूंगा। पारितोष एंड उनके मित्रों ने एक कंपनी बनाई है, प्राइवेट बनाई है। टेक्समैन एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख लिया है। 5 साल के बाद ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क को पता चलता है कि मेरे जैसा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में क्लियरली पढ़ते हैं रिजेंबलिंग, सिमिलर, आइडेंटिकल नेम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कहता है कैन द कंपनी बी कंपेल्ड टू चेंज द नेम बाय द ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क। देखिए सेक्शन 16 में पढ़ते हैं हम रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, कि नाम रिजेंबलिंग है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन होनी चाहिए। वो कहेगी 3 महीने में नाम बदलना होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन क्यों बनी? क्योंकि किसी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को एक एप्लीकेशन देनी होती कि ये कंपनी मेरे वाला सेम नाम इस्तेमाल कर लिए, लेकिन उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है 3 साल COI से, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। आप तो 5 साल के बाद जा रहे हैं, तो सॉरी आप ये एप्लीकेशन नहीं दे पाएंगे। सेक्शन 16 आपके सामने है, राइट। तो इसलिए यहां पे सेक्शन 16 जैसे मैंने कहा 3 साल है, इसलिए आप कंपनी को कंपेल नहीं कर सकते। बाकी देखिए हम सेक्शन 13 भी पढ़ते हैं कि कंपनी अपनी मर्जी से जब मर्जी अपना नाम बदलना चाहे, वो तो वॉलंटरी चेंज करना है, वो उसकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर पार्थ ने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी दिल्ली में खरीदी है, कंपनी की है, एग्रीमेंट किया है। रजिस्ट्रेशन के समय पार्थ को पता चलता है ऑनरशिप टाइटल डीड फ्री नहीं है, मतलब ये प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, लेकिन कंपनी ने अपनी इनएबिलिटी बता दिया टू गेट रजिस्ट्री कंटेनिंग दैट। भाई आपको पहले से पता होना चाहिए था कि ये प्रॉपर्टी गिरवी है, इसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ है। चार्ज हम चैप्टर नंबर 6 कंपनीज एक्ट में सेक्शन 77 से 87 में पढ़ते हैं, जहां हम सेक्शन 80 कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसका मतलब क्या है कि भैया चार्ज रजिस्टर्ड है, कंपनी के ने करवाया है, ROC के पास है, तो उसको कहते हैं डीम नॉलेज, जिसका मतलब है हम मान के चलते हैं कि आपको इसके बारे में पता था, इसलिए आप कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगला प्रश्न आता है, वैलिडिटी पूछेगी ये स्टेटमेंट की GCA एक्ट से रिलेटेड। कहते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड के उन्होंने ऑथराइज किया है एक रेजोल्यूशन से कि मुनीम जो है वो 5 एम्प्लॉइज फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपॉइंट कर सकते हैं। मुनीम ने अपॉइंट कर लिया है इंक्लूडिंग रूपल, जो कि एक रिश्तेदार है डायरेक्टर की। 1 महीने के बाद मुनीम ऑब्जर्व करते हैं रूपल अपना कार्य सही से नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने उसे निकालने का ऑर्डर दे दिया। रूपल ने कोर्ट में पिटीशन दी है कि डिसमिसल सही नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने उन्हें ऑथराइज किया था सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए, निकालने के लिए नहीं। देखिए हम सेक्शन 16 में क्या पढ़ते हैं, अगर आपके पास पावर है अपॉइंट करने की, तो एक एम्प्लॉयड पावर है आपको निकालने की भी, सस्पेंड या डिसमिस करने की भी। इसमें हम एक केस भी करते हैं रयार अपन वर्सेस माधवी अम्मा का, जो कि आंसर में नहीं दे रखा, लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, राइट। तो यहां पे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहता बताइए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट। क्लास में देखिए मैंने कोड की से आपको पॉइंट करवा रखे हैं, यू आर इन PG OIC, राइट। अब बाकी तो इंस्टीट्यूट ने अपने पॉइंट दे रखे हैं कि एक रीजनेबल मैन पॉइंट ऑफ व्यू कीजिए, गोल्डन रूल क्या होती है, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज होती है, राइट।
कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग क्या होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, और जो क्लॉज पहले आ गई थी वो ओवरराइड करेगी बाद वाली क्लॉज के ऊपर। अगला है, अमर एक डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी के, राइटिंग में उन्होंने कहा है कि नोटिस फॉर जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग, क्योंकि वो कंपनी के डायरेक्टर और मेंबर दोनों होंगे, कि उन्हें रजिस्टर्ड पोस्ट से दिया जाए उनके घर जो कि कानपुर में है। और इसके लिए देखिए रजिस्टर्ड एड्रेस पोस्ट से भेजा जाए, उसके लिए उन्होंने कंपनी को पैसे भी जमा करवा दिए खर्चे के, लेकिन स्टिल कंपनी ने एक ऑर्डिनरी मेल कर दी है, उन्हें यह नोटिस नहीं मिलता, मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, तो अब वो कह रहे हैं कि ये नोटिस इम्प्रॉपर था। क्या अमर ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 20 में हम ये पढ़ते हैं, अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है वैसे ही कंपनी को भेजना पड़ेगा, वरना ये इनवैलिड होगा। कहते क्या आंसर आपका सेम रहेगा? अगर अमर अमेरिका में है 1 महीने से, ड्यूरिंग विच नोटिस ऑफ द मीटिंग वॉज सर्व्ड एंड द मीटिंग वॉज हेल्ड। देखिए चाहे वो अमेरिका में है, आप नोटिस दीजिए उनके कहां पे, जो उनका एड्रेस है, क्योंकि नोटिस दिया जाता है रजिस्टर्ड एड्रेस, जो कि बता रखा है क्वेश्चन में कौन है, कानपुर है। तो कानपुर में आपको नोटिस देना है, ना कि हिंदुस्तान के बाहर। नेक्स्ट, आप एक पब्लिक कंपनी है और आपसे पूछा गया क्वारम फॉर द जनरल मीटिंग, अगर मेंबर हो 800, 1000 तक रहते हैं तो हम जानते हैं क्वारम होता है 5। 6500 है तो देखिए 1000 से लेके 5000 की लिमिट में हम 15 कहते हैं, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि भाई 30 की लिमिट आती है। लेकिन यहां पे देखिए कंपनी के मेंबर्स हैं 5500, लेकिन आर्टिकल्स में क्या कहा गया, 50 होना चाहिए। माना 15 ही चाहिए, सॉरी 5500 है तो 5000 की लिमिट क्रॉस होगी, 30 चाहिए। लेकिन हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि 5, 15 या 30 की लिमिट और प्रोवाइडेड इन आर्टिकल्स विच एवर इज हायर। और ये भी ध्यान रखिएगा मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए, प्रॉक्सी नहीं लेके चलते हैं। तो 30 और 50 में से हायर क्या हो गया, 50 हो गया, राइट। आगे देखते हैं, तो इसलिए बस यही आंसर है कि हमें 50 लोग तो चाहिए ही है, हायर ऑफ 30 एंड 50। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर प्रश्न है, एजेंट और प्रिंसिपल का मीनिंग पूछा गया। सेक्शन 182 में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट इन डीलिंग विद थर्ड पर्संस। प्रिंसिपल क्या है, जिसके लिए एक्ट या रिप्रेजेंटेशन करना है। अगला पूछा गया, हु कैन अपॉइंट एन एजेंट। कोई भी कॉम्पिटेंट आदमी अपॉइंट कर सकता है, जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 183 में। कॉम्पिटेंट होने चाहिए, जिसका मतलब है साउंड माइंड के हो, एज ऑफ मेजॉरिटी हो, तीसरा आप डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो। देन जीसी का प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न है। देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी, हम मेनली डेफिनेशन पढ़ते रहते हैं इमूवेबल की, तो इस तरह से इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा सेक्शन 3 क्लॉज 36 में हम कहते हैं अदर देन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर मार्क्स ज्यादा है तो आप इमूवेबल का भी साथ में डेफिनेशन लिखा है, ये ध्यान रखें कि कोई भी डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी लेकिन जो इमूवेबल ना हो। कुछ एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिख दिया डेट, शेयर, इलेक्ट्रिसिटी आर मूवेबल। देन पर्सन का भी डेफिनेशन पूछा गया। नॉर्मली आप इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं कि यार ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आईसीए का पेपर है, यू कैन नॉट से क्या आएगा क्या नहीं। सेक्शन 3 सब सेक्शन 42 में हम पढ़ते हैं, पर्सन शेल इंक्लूड कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, रजिस्टर्ड आप हैं या नहीं है। एसोसिएशन और बीआई रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि कंपनी तो तभी बनेगी जब रजिस्टर्ड होती है। तो इसके साथ ये डिस्कशन यहां समाप्त होती है। आई होप सो आप अच्छा पढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव बने रहें, सब ठीक होगा। लेकिन देखिए गुजारिश आपसे एक रहेगी, मैं हमेशा बच्चों को ही कहता हूं, स्टडी मैट के क्वेश्चन कहें, स्टडी मैट में जितने भी एग्जाम्पल हैं, पास्ट क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी, कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। और क्लास में आप जानते हैं पिछले 50 अटेम्प्ट्स के तो मैं करवाता हूं। सो जिसने नहीं किए होंगे प्लीज इसे जरूर आप देखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।